जय हिंद दोस्तों। आज हम एमएससीपी की 10 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे, तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, एमएससीपी कब लागू हुई थी? तो एमएससीपी का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। ये स्कीम 6th पे कमीशन ने लागू की थी और ये 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। उससे पहले अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक एसीपी यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन नाम की स्कीम लागू थी। एसीपी स्कीम के अंडर सैनिक को अपने करियर के दौरान 2 अपग्रेडेशन मिलते थे 10 और 20 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद। 1 जनवरी 2006 से एसीपी खत्म हो गई और उसकी जगह आ गई एमएससीपी। नंबर 2, एमएससीपी क्या है? एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत सैनिक को अपने करियर के दौरान मैक्सिमम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगे। ये अपग्रेडेशन मिलेंगे 8, 16 और 24 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद 8, 16 एंड 24 ईयर्स। सैनिक एमएससीपी के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर उसे किसी भी पे लेवल या रैंक में 8 साल हो गए हैं और उसका प्रमोशन नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3 से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। पॉइंट नंबर 3, एमएससीपी मिलने पर क्या होगा? तो दोस्तों, जब भी सैनिक को एमएससीपी मिलेगा उसे वही फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे जो रेगुलर प्रमोशन में मिलते हैं। उदाहरण के लिए नायक राव पे लेवल 4 में आते हैं। उनको नायक की रैंक में 8 साल हो गए हैं और उनकी बेसिक पे है 39,800 रुपीज, 39,800 रुपए। एमएससीपी मिलते ही 2 चीजें होंगी। नंबर 1, उन्हें पे लेवल 4 में ही 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी वो एक कदम नीचे आ जाएंगे और उनकी पे हो जाएगी 41,000 रुपीज। और नंबर 2, अब वो पे लेवल 4 से पे लेवल 5 यानी नायक से हवलदार के पे लेवल में आ जाएंगे और लेवल 5 में ये ढूंढा जाएगा कि 41,000 यानी 41,000 रुपीज से ज्यादा लेकिन सबसे पास कौन सा नंबर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो नंबर है 41,600 रुपए। तो नायक राव की बेसिक पे 39,800 रुपीज से बढ़कर 41,600 रुपीज हो जाएगी। ये प्रोसेस ठीक वही है जो प्रमोशन के दौरान नई पे फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। पे के अलावा जो भी बेनिफिट और अलाउंसेस पे से संबंधित हैं वो भी बढ़ जाएंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फैमिली एकोमोडेशन अलाउंस, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स और रिटायरमेंट के समय मिलने वाले बेनिफिट। उदाहरण के लिए अगर नायक राव एमएससीपी मिलने के बाद रिटायर होते हैं तो उनकी कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुइटी 41,600 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। और एक बड़ा बेनिफिट, अगर किसी सैनिक को नायब सूबेदार का एमएससीपी मिलता है तो उसे सीएसडी एंटाइटलमेंट जैसे दारू और कार वगैरह भी जेसीओ के रैंक वाले मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एमएससीपी मिलने के बाद सीएसडी कार्ड चेंज कराइए, 5 की जगह 7 बॉटल दारू लीजिए और 8 लाख की कार की जगह 10 लाख की एसयूवी लीजिए। नंबर 4, एमएससीपी में क्या नहीं होगा? तो एमएससीपी में केवल फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा लेकिन रैंक सेम रहेगी, यानी नायक राव यूनिफॉर्म पर अभी भी नायक की रैंक ही पहनेंगे और कल को अगर नायक राव की प्रमोशन हो जाती है तब उसकी पे रीफिक्स नहीं होगी। मतलब एमएससीपी में केवल पे बढ़ेगी, रैंक भी सेम रहेगी और सीनियोरिटी भी। और अगर एमएससीपी मिलने के बाद प्रमोशन हो जाती है तो रैंक बढ़ेगी लेकिन पे सेम रहेगी। एक और याद रखने वाली बात, नायब सूबेदार बनते ही राव साहब की जीएस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस दोनों बंद हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जब कोई एमएससीपी नायब सूबेदार प्रमोट होकर सब्सटेंटिव नायब सूबेदार बने तो उसकी पे कम हो जाए। तो टेंशन नहीं लेनी है, पे थोड़ी कम हो सकती है लेकिन और बहुत से फायदे होंगे, जैसे नौकरी 2 साल बढ़ जाएगी, सूबेदार प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा वगैरह। नंबर 5, क्या एमएससीपी का असर पेंशन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, एमएससीपी मिलने पर आपका पे लेवल परमानेंटली चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हवलदार पवार को नायब सूबेदार की एमएससीपी मिलती है तो वो लेवल 5 से लेवल 6 में आ जाएंगे। अब उनकी पे स्लिप में तो लेवल 6 लिखा आएगा ही,
रिटायरमेंट के बाद पीपीओ में भी लेवल 6 ही लिखा होगा। तो हालांकि पवार जी की रैंक हवलदार रहेगी, लेकिन पे लेवल 6 के सारे बेनिफिट उन्हें मिलेंगे सर्विस के दौरान भी और पेंशन जाने के बाद भी। एक बेनिफिट जो नहीं मिलेगा वो है डीएससी में एज जेसीओ भर्ती। अगर हवलदार पवार डीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें सिपाही के लिए ही कंसिडर किया जाएगा, नायब सूबेदार के लिए नहीं। नंबर 6, एमएससीपी मिलने की कंडीशंस क्या हैं? तो एमएससीपी मिलने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है कि सैनिक प्रमोशन वाले डिसिप्लिन क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए नायक राजेश को नायक की रैंक में 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी 3 रेडिंग एंट्रीज हैं। प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार 3 रेडिंग एंट्रीज वाला सैनिक प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होता, तो वो एमएससीपी का हकदार भी नहीं होगा, यानी नायक राजेश को हवलदार की एमएससीपी नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिसिप्लिन के अलावा एमएससीपी की और कोई कंडीशन नहीं है, जैसे मेडिकल, प्रमोशन कार्डर, मैप रीडिंग, एसीआर, एजुकेशन वगैरह। मतलब अगर नायक राजेश डिसिप्लिन वाली कंडीशन मीट करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मेडिकल कैटेगरी क्या है, क्या उसने प्रमोशन कार्डर या मैप रीडिंग पास किए हैं या नहीं, और उसे एसीआर में क्या रेटिंग मिली है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप डिसिप्लिन से नौकरी करते हैं तो एमएससीपी की गारंटी है। नंबर 7, अगर सिपाही राहुल ने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया है तो क्या उसे एमएससीपी मिलेगी? तो इस बारे में 5 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, अगर कोई सैनिक प्रमोशन के लिए अनविलिंग देता है तो वो एमएससीपी के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी उसे एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो इस केस में सिपाही राहुल को एमएससीपी नहीं मिलेगी। नंबर 2, अगर सिपाही राहुल प्रमोशन कार्डर को अटेंड करने के लिए अनविलिंग करता है तो भी यह माना जाएगा कि वो प्रमोशन के लिए अनविलिंग है और इसलिए उसे एमएससीपी नहीं मिलेगी। नंबर 3, लेकिन अगर सिपाही राहुल को 8 साल पहले नायक का एमएससीपी मिला था तो ऐसा नहीं है कि वो एमएससीपी वापस ले लिया जाएगा, यानी सिपाही राहुल एमएससीपी नायक रहेगा लेकिन एमएससीपी हवलदार नहीं बनेगा, क्योंकि उसने अब प्रमोशन के लिए अनविलिंग दे दिया है। तो राहुल एमएससीपी नायक में चलता रहेगा। नंबर 4, अगर किसी कारण से सिपाही राहुल प्रमोशन के लिए विलिंग नहीं दे पाया है तो यह माना जाएगा कि वो विलिंग है, यानी अनविलिंग तभी माना जाएगा अगर उसने अनविलिंग सर्टिफिकेट पर साइन किया है, वरना वो विलिंग माना जाएगा। और अंत में नंबर 5, एक स्पेशल केस। मान लीजिए सिपाही राहुल के घर में कोई प्रॉब्लम थी और उसने 1 जनवरी 2025 को प्रमोशन के लिए अनविलिंग दे दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म हो गई और 6 महीने बाद 1 जुलाई 2025 को उसने प्रमोशन के लिए विलिंग दे दिया। अब उसे एमएससीपी मिलेगा तो सही, लेकिन 6 महीने देर से, यानी 8 साल की बजाय 8.5 साल में। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस केस में सिपाही राहुल के 2 पार्ट 2 ऑर्डर होंगे। पहले पार्ट 2 ऑर्डर में डिक्लेयर किया जाएगा कि सिपाही राहुल ने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया है और दूसरे पार्ट 2 ऑर्डर में डिक्लेयर किया जाएगा कि उसने वापस विलिंग किया है। इन पार्ट 2 ऑर्डर्स के आधार पर उसकी एमएससीपी डेट डिसाइड की जाएगी। नंबर 8, स्टेपिंग अप ऑफ पे। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी जूनियर को एमएससीपी मिली और उसके बाद उसकी बेसिक पे सीनियर से ज्यादा हो गई तो सीनियर की पे बढ़ाकर उसके बराबर नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि एमएससीपी एक पर्सनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जो हर व्यक्ति को इंडिविजुअली उसके अपने सर्विस के रिकॉर्ड, एमएससीपी की डेट और बेसिक पे के हिसाब से मिलती है। अगर एक जूनियर ने पहले एमएससीपी ले ली तो उसकी पे सीनियर से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सीनियर को यह कहकर पे इंक्रीज नहीं मिलेगी कि मेरा जूनियर मुझसे ज्यादा पे ले रहा है। यह रूल इसलिए बनाया गया है ताकि पे स्ट्रक्चर स्टेबल रहे और बार बार पे रिवीजन ना करना पड़े। तो हर व्यक्ति को एमएससीपी उसकी सर्विस के आधार पर मिलेगी, किसी और की पे से तुलना करके नहीं। तो अगर आपका जूनियर ज्यादा कमा रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एमएससीपी का टेक्निकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एमएससीपी मिले और आपकी पे भी अपने सीनियर से ज्यादा हो जाए। नंबर 9, एमएससीपी का प्रोसीजर। तो एमएससीपी के लिए एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स किया जाएगा जो सैनिकों को एमएससीपी के लिए स्क्रीन करेगा।
जैसे मैं एएससी में था तो एएससी के जवानों के लिए ये स्क्रीनिंग बोर्ड रिकॉर्ड्स ऑफिस में होता है। बोर्ड को ओआईसी रिकॉर्ड्स अप्रूव करते हैं और अप्रूवल के बाद रिकॉर्ड्स ऑफिस द्वारा कोर पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश किया जाता है। इस पार्ट टू ऑर्डर के आधार पर आपको बढ़ी हुई पे मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एमएससीपी कब ड्यू है और क्या आपका पार्ट टू ऑर्डर हुआ है या नहीं। अगर किसी कारण से ये मिस हुआ तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, न सिर्फ पे में बल्कि पेंशन में भी। नंबर 10, डायरेक्ट एंट्री हवलदार और जेसीओ। बाकी सैनिकों की तरह एमएससीपी स्कीम डायरेक्ट एंट्री हवलदार और जेसीओ के लिए भी लागू होगी। उन्हें भी नेक्स्ट रैंक की 3 एमएससीपी 8, 16 और 24 साल के बाद मिलेंगी, जैसे बाकियों को मिलती हैं। तो ये थी एमएससीपी के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जिम्मेवारी है। आपको क्लर्क्स के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आपको अपनी एंटाइटलमेंट्स पता होनी चाहिए और अगर उन एंटाइटलमेंट्स के अनुसार आपको रैंक या पे नहीं मिली है तो उसी समय यूनिट ऑफिस में सवाल पूछना है। अगर समय पर समाधान ना किया तो बहुत नुकसान होगा और उस नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। और ये एमएससीपी पर ही नहीं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू है। तो टाइम टू टाइम आर्मी नेटवर्क में अपने अकाउंट में लॉग इन कीजिए और चेक कीजिए कि पार्ट टू ऑर्डर्स अप टू डेट हैं। तो जागृत रहें, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।